जय हिंद दोस्तों। 1 दिसंबर का दिन दुनिया भर में एड्स दिवस के नाम से बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1988 में WHO द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस और सहयोग पैदा करना था, ताकि हर स्तर पर इससे लड़ा जा सके। वर्ल्ड एड्स डे दुनिया में अपनी तरह का पहला और यूनिक आइडिया था, जो सारी दुनिया को ये संदेश दे रहा था और दे रहा है कि मानव जाति के ऊपर एक महामारी का अटैक हो चुका है और हम सब ने एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे लड़ना है। इसको ऐसे समझें जैसे हम हॉलीवुड की फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं कि धरती पर दूसरे ग्रह से आकर एलियंस ने अटैक कर दिया और सारी दुनिया के देश एक साथ इकट्ठे होकर उनसे लड़ते हैं। इसके इतिहास में जानने से पहले आप ये जान लें कि HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HIV वायरस, जिसमें एड्स नाम की बीमारी होती है, HIV की फुल फॉर्म है। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। रिपीट कर दूं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन दोनों चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। इम्यून सिस्टम किसी इंसान की बॉडी का वो सिस्टम है जो उसको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे जिस्म के अंदर जगह जगह सैकड़ों सेल्स होते हैं, जिनको हम इम्यून सेल्स कह सकते हैं। अगर हम अपने शरीर की तुलना एक देश से करें जिसके पास अपनी एक फौज होती है, जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से लड़ती है और उनको मार के भगा देती है और देश की रक्षा करती है, और जैसे देश में अलग अलग जगहों पर सैन्य प्रतिष्ठान और छावनियां होती हैं, इसमें हमारी सेना की टुकड़ियां हमेशा तैयार और अलर्ट रहती हैं। और जैसी उन्हें कोई सूचना मिलती है कि बाहर से कोई अटैक हुआ है या कोई डिजास्टर हुआ है, तो फौरन वो एक्टिवेट हो जाती हैं और मोर्चा संभालते हैं। इन्हीं सैनिक छावनियों और प्रतिष्ठानों और टी लिम्फोसाइट सेल्स कहा जाता है। तो आप समझ गए कि जिस तरह से वो छावनियाँ होती हैं, वो आपके आर्मी के बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, उनको हम एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, मेडिकल ज़बान में टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी फ़ौजों के पास दुश्मनों की तमाम जानकारियां होती हैं, जैसे कि उनके पास किस तरह के हथियार हैं, कितने हथियार हैं, उनकी कितनी संख्या है, और उसी के आधार पर एक रणनीति बनाई जाती है जिससे उनसे लड़ा जाता है। अब थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, किसी देश के ऊपर एलियंस का हमला हो जाता है और एलियंस के बारे में वहाँ की फ़ौज को जानकारी नहीं है, और ना ही उनसे लड़ने के लिए ये हमारी जो आर्मी है ये ट्रेंड है, क्योंकि वो आज पहली बार उन्हें देख रहे हैं। वो मतलब हमारे जो फौजी हैं, उनका जो एनकाउंटर है वो फर्स्ट एनकाउंटर है। वो पहली बार जो है वो इस तरह के दुश्मन को देख रहे हैं जो एलियन की शक्ल में आया है। एलियंस के पास हमारे फौजियों से बेहतर हथियार और टेक्नोलॉजी है, और इस लड़ाई में एलियंस उस देश के डिफेंस प्रतिष्ठानों और छावनियों को निशाना बनाते हैं, जिससे उस मुल्क का डिफेंस कमज़ोर हो जाता है या पूरी तौर पे तबाह हो जाता है, और उस देश की फ़ौज हार जाती है।
और एलियंस उस देश को बर्बाद कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करके उसको कमज़ोर कर देता है, इसलिए इसको इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया गया। अर्थात इंसान के इम्यून सिस्टम या प्रतिरोध करने वाले सिस्टम को कमज़ोर करने वाला वायरस। अब आपको एड्स का मतलब भी पता होना चाहिए। एक्वायर्ड का अर्थ है अधिकार में लेना या कब्जा करना। डिफिशिएंसी का अर्थ है कमज़ोरी या कमी। और सिंड्रोम एक लक्षणों का समूह है जिसका हमेशा एक निश्चित कारण नहीं होता। इसको ऐसे समझें, किसी मरीज़ को बुखार भी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, उल्टी और दस्त भी हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम और खांसी भी है, तो ऐसे में यह एक बीमारी के लक्षण नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं जो इस आदमी में नज़र आ रहे हैं। इसको कोई बीमारी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये एक सिंड्रोम है। तो मेरे ख्याल से आप सिंड्रोम का मतलब भी समझ गए। इम्यून फंक्शन को CD4 सेल काउंट के द्वारा नापा जाता है। HIV इन्फेक्शन की एडवांस स्टेज एड्स होती है जो डेवलप होने में कई साल लेती है। शुरू के हफ्तों में तो अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। इन्फ्लुएंजा, फीवर, हेडेक, थ्रोट सोर, रैशेज़ से मिलते जुलते सिम्टम्स देखने में आते हैं, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो वेट लॉस, डायरिया, लम्प्स, नोड्स में फुलावट और खांसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए तो ये और बीमारी जैसे टीबी या ट्यूबरक्लोसिस भी जिसे कहते हैं, क्रिप्टाकोकल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। जैसे लिम्फोमास एंड कोपोसिस सर्कोमा। अगर थोड़े और आसान लफ्ज़ों में कहें, शरीर एक ऐसे घर की तरह हो जाता है जिसमें कोई भी बीमारी आके अपना घर बना सकती है और फल फूल सकती है और तोड़ फोड़ करके इसको खंडर बना सकती है। HIV वायरस किसी को छूने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक दूसरे की पर्सनल चीज़ें इस्तेमाल करने, जैसे जूता हो गया, चप्पल हो गई, कंघा, तौलिया आदि या कपड़े, इनके इस्तेमाल से नहीं फैलता है। ये लोगों का वहम है। अगर एड्स से पीड़ित इंसान के जिस्म से निकला हुआ कोई भी लिक्विड, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर एड्स से पीड़ित किसी इंसान के जिस्म से निकला हुआ कोई भी लिक्विड, अब इस लिक्विड में क्या किया जाता है, जैसे खून, माँ का दूध, वीर्य या किसी स्वस्थ आदमी के अंदर प्रवेश करता है। तो अगर एक मदर है, माँ है, वो अपने नवजात को दूध पिला रही है तो उसके दूध के ब्रेस्ट फीडिंग से, दूध के ज़रिए वो लिक्विड की शक्ल में बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। किसी ने किसी को खून दिया, वो ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड था, तो खून भी लिक्विड है, वो किसी दूसरे मरीज़ के, दूसरे इंसान के जिस्म में चढ़ा तो यहाँ पे भी ये इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। या आपने किसी के साथ स्मूचिंग की या लिप की किसिंग की और जो थूक है वो मुंह में चला गया, तो ये चीज़ें जो हैं, या आप कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, आप कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। ये HIV इन्फेक्शन से पीड़ित आदमी का खून किसी हेल्दी आदमी को नहीं चढ़ाया जाता। HIV पीड़ित औरत को मना किया जाता है कि वो बच्चे या पुरुष को अपना स्तनपान ना कराए। इसी प्रकार HIV पीड़ित स्त्री या पुरुष जब भी किसी स्वस्थ स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वायरस पीड़िता से दूसरे पीड़ित
स्त्री या पुरुष के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार जब आप हॉस्पिटल या किसी सैलून में जाते हैं तो ध्यान रखें कि पहले से इस्तेमाल हुई हुई सुई, इंजेक्शन की सुई से आपको इंजेक्शन तो नहीं दिया जा रहा है, या यूज़ ब्लेड से आपकी दाढ़ी तो नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि हो सकता है इससे पहले इसका इस्तेमाल किसी HIV इन्फेक्टेड आदमी पर किया गया हो और उसका ब्लड इस ब्लेड पर या इस सुई के ऊपर मौजूद हो। और कोशिश करें कि जहाँ पर आपको संदेह हो कि आपका पार्टनर HIV संक्रमित है और शारीरिक संबंध भी बनाना ज़रूरी है, तो उस वक्त आप प्रोटेक्शंस के लिए प्रिकॉशन ज़रूर लें और कंडोम का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित संबंध बनाएं, क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये रोग सेक्स वर्कर्स के द्वारा भी फैलता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART एड्स रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। दुनिया के वैज्ञानिक इस थेरेपी पे भरोसा करते हैं और अभी तक खोजी गई सबसे कारगर दवा है। संक्रमण का पता चलते ही इस दवा को लेना शुरू कर देना चाहिए। ये दवा वायरस को तो ख़त्म नहीं करती, लेकिन HIV ग्रस्त इंसान की ज़िंदगी को आसान कर सकती है। बस शर्त ये है कि BP की तरह इस दवा को रोज़ लिया जाए। और अंत में आपसे विदा लेते समय आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसी स्त्री है जो HIV पीड़ित है, उसका सोशल बाइकआउट ना करें। उसके साथ भी सामान्य व्यक्ति वाला व्यवहार करें और सामान्य संबंध बनाए रखें। आपको उसको ये एहसास नहीं दिलाना है कि अब वो समाज के लिए अछूत हो चुका है और उसका हमारी सोसाइटी में कोई स्थान नहीं है। उसका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि बीमारी तो बीमारी होती है, कभी भी हम में से कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है और उसकी जगह फिर हम होंगे और हमारे साथ भी उसी तरह का व्यवहार होगा। इस बात का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो आपसे एक बार फिर मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे मरीज़ों के साथ एक हमदर्दी वाला, एक इंसानियत से भरा सलूक करें। और अगर आपको ये मालूमात काम की लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और नई मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।